नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस परिचर्चा में हमारे बीच एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं। और बच्चे अगर आप जो भी चाहते हैं कि कैसे हम तैयारी करें कि सोशल साइंस, वो इसी फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इस बार पहले हो रहा है, बहुत अच्छा है। और बच्चे हमारे 100 में 100 भी मार्क्स ला रहे हैं। तो आप और जानिए कि सारे बच्चे के मार्क्स कैसे अधिक है, इसी के लिए तो हमारे बीच अंजलि, आपका क्या है, किस विषय में आप पूछना चाहती हैं? सोशल साइंस। चलिए, आपका सोशल साइंस विषय है, तो सोशल साइंस में जान जाइए। सोशल साइंस में कितने पोर्शन है? 4। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। चारों का अपना वैल्यू है, ठीक है। 20 नंबर असेसमेंट का होता है, असाइनमेंट का होता है, जो भी है वो तो आपका आपके परफॉर्मेंस पर है। तो इसमें करना क्या है कि आप सोशल साइंस जब भी पढ़े, एनसीईआरटी को रामायण मानिए, गीता मानिए। एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन पहले पढ़ा होगा, ये भी क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं। इसलिए एनसीईआरटी, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी सभी विषय पर एनसीईआरटी अप्लाई कीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैप का क्या होना चाहिए? कमांड होना चाहिए। मैप का कमांड है, यू कैन डू बेटर, बहुत अच्छा कर सकते हैं, वही निर्णायक मत होता है। हिस्ट्री के लिए आप डाटा का इस्तेमाल करिए। डाटा अपना अच्छा है, कोई इस विषय है उसको अंडरलाइन करिए, कीजिए। इकोनॉमिक्स भी डाटा का विषय है, उसमें भी कुछ ही कीजिए, पॉइंट वगैरह कीजिए, टूटल पॉइंट लिखिए, नीट एंड क्लियर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं। लड़के क्या करते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में लिख देते हैं, और शॉर्ट वाला क्वेश्चन है तो उसको लंबा लिखते हैं। नहीं, कितने वर्ड्स में कह रहा है इसका कीजिए। और बाकी कुछ नहीं, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी 10 साल का क्वेश्चन रिविजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और अक्सर लड़के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सीक्वेंस में लिखिए, सीक्वेंस में अगर लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा। और पर डे पढ़िए, पर डे अपने रूटीन में पढ़िए, आपका मार्क्स अच्छा हो जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे आपका क्या है? सर, मेरा साइंस में है कि कुछ साइंस में कुछ डायग्राम्स होते हैं, वो कुछ फ्लो चार्ट, वो कुछ अच्छे से याद नहीं हो पाता, और कुछ कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, सब हमारे बीच है। ये हम आप लोग को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि बच्चे मुझे ये डायग्राम में इनको डाउट है, मतलब होता ना कि डायग्राम याद कैसे करें। तो साइंस समझने का सबसे इजी लैंग्वेज डायग्राम ही है। कोई भी चीज़, फिजिक्स समझिए या बायोलॉजी समझिए, केमिस्ट्री समझिए, तीनों में डायग्राम अगर आपका क्लियर नहीं होगा बढ़िया से, तो रटन टोटा जैसे आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम क्लियर रखना ही पड़ेगा। अगर एक बार में नहीं होता उसको दोबारा बनाइए, दोबारा नहीं होता दोबारा बनाइए, लेकिन बार बार उसको ट्राई कीजिए, डायग्राम क्लियर कीजिए। बिना डायग्राम के साइंस नहीं है, बिना डायग्राम का साइंस नहीं है। और डायग्राम में जैसा कि सबका अलग अलग, फिजिक्स है तो फिजिक्स का अलग डायग्राम बनाइए, और बायोलॉजी का अलग बनाइए, केमिस्ट्री का अलग बनाइए। और एक और ट्रिक है, जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स को अगर कैसे लोग तैयारी करेंगे, तो फिजिक्स को तैयारी करने के लिए हम लोग सारे फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए, सारे फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। केमिस्ट्री में हर एक का रिएक्टिव चीज, पावर, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा, वैलेंसी, ये सब वगैरह आपको याद होना चाहिए। कौन सा कलर देगा नहीं देगा, ये सब वगैरह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि 10th क्लास है, आप लोग जो पढ़े वही पूछेगा। फिर एक आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में ऐसा है कि बायोलॉजी में जो भी चैप्टर पढ़ेगा सारे में डायग्राम है, बिना डायग्राम का बायोलॉजी है ही नहीं। जो चैप्टर पढ़े सारे में डायग्राम है, तो डायग्राम पे अच्छे से कमांड भी होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम देने से बच्चे क्या गलती करते हैं कि एग्जाम हॉल में एग्जाम देना स्टार्ट कर दिए, फिर बस देखे कि पहला आ रहा है, पहला का आंसर लीजिए, दूसरा आ रहा है, दूसरा का आंसर लीजिए। लगता है मतलब जो बच्चे, ये सपोज के जो बच्चे बहुत तेज है, मतलब सब आंसर उनको आता है, वो सारे का आंसर लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं, लेकिन कहीं वो ये चीज़ नहीं दिखाते कि हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, उनको नंबर कम मिल जाता है। जैसे कि सपोज आई एम अ टीचर, ठीक है, तो हम अगर कॉपी चेक करेंगे, अगर हम 1 का कॉपी चेक करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो अगर 1 का चेक कर रहे हैं, छोटा सा बगल में ये बच्ची लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आंसर 2 में यहाँ से स्टार्ट किया, हो सकता है वो आंसर 2 हमको ना दिखे, बाय चांस किसी मिस्टेक का कारण मेरी गलती का, तो आपका तो आंसर 2 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब आंसर 1 आपका कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे पता चले कि वो वाला सेक्शन वाला वो वाला आंसर कंप्लीट हो गया, अब नया आंसर हमारा स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे टीचर को नंबर देने में भी आसानी होती है, और आपका हर एक क्वेश्चन का आपको नंबर भी मिलता है। और कॉपी जब लास्ट में देखिएगा, आपको देखने में इतना अच्छा लगेगा कि टीचर खुश होकर नंबर देगा आपको, अरे बच्चा तो पढ़ा है, समझे। तो आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, डायग्राम बनाइए, क्लियर बनाइए, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन भैया उस सबको अटेम्प्ट कीजिए। अगर बाय चांस नहीं आ रहा, रिमेंबर कीजिए, उसके बारे में सोचिए, रिलेट करके कुछ ना कुछ लिखिए। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा भी होता है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर भी मार्क्स मिलता है। अटेम्प्ट कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा, उस पर भी मार्क्स मिलेगा। छोड़ने से अच्छा है कि उसको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करें। एक है ना, कुछ नहीं से अच्छा कुछ है, ठीक है।
तो इसीलिए कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करो, कुछ भी सारा कुछ अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट सारे करो और सबको लाइन बाय लाइन लिखो। अगर सेक्शन सी स्टार्ट किया तो सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद सेक्शन डी में जाओ। ऐसा नहीं एक बार सेक्शन सी का बना लिए एक क्वेश्चन, फिर सेक्शन डी में चलेगा, फिर आगे सेक्शन सी का बनाए, फिर सी डी में जाएगा। तो ऐसा टीचर चेक करेगा, 2-2 नंबर सब में 2-2 नंबर देते चला जाएगा। सेक्शन डी में 5 नंबर मिला तो आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। तो ये सब का भी ध्यान रख के आप लोग आंसर करेंगे। और डायग्राम का बात है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और डायग्राम क्लियर कीजिए, बिना डायग्राम का साइंस नहीं होगा, ठीक है। साइंस मीन्स डायग्राम, ठीक है। बहुत अच्छा। कॉपी एजुकेशन करना बहुत टफ काम होता है बच्चे, रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। बहुत साल 14 साल से मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, और जैसे ABCD मिक्सिंग कर दिए तो एकदम खिचड़ी हो गया, एकदम रिपीट हो जाता है। और लगातार रहेगा तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में बीच में क्या होता है, स्पीड ब्रेकर बना दिया, मोटे ऑफ हो जाता है, गाड़ी स्पीड में ला रहे हैं। कोई गांव में ऐसा देखा हूँ जिसमें 16, 13, 15 उस पूरी गांव में पूरा गांव का रजिस्ट्री है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश नहीं करना। आप जब कॉपी एग्जाम में चेक करते हैं ना तो एकदम सीक्वेंस में होता है, तो एग्जाम में तो मन लगता है, क्योंकि सबसे बदरेशन वाला काम क्या है, कॉपी चेक करना बहुत टफ काम है एकदम। और उसमें इसलिए सीक्वेंस में हमारे में श्रेया है। श्रेया आपका क्या ये है? इंग्लिश में कैसे? इंग्लिश में आपका इंग्लिश क्या है? इंग्लिश के सर हमारे एक्सपर्ट है इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बेस्ट ऑफ लक क्लास 10 को, आप लोग बहुत अच्छा करें। इंग्लिश में आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैंने देखा, कॉपी चेक किया तो आप लोग क्या करते हैं, अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज को आप लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया कि अनसीन पैसेज क्वेश्चन लिखा, आपने क्वेश्चन का आंसर सीधे लिख दिया बिना पढ़े। आपको 1 मार्क्स का अनसीन पैसेज है, आपने क्या किया पूरा अनसीन पैसेज उतार दिया, तो आपको वो नहीं करना। सबसे पहले मेरा ये अनसीन पैसेज को आप एक बार पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप रिलेट कीजिए कि अनसीन पैसेज में वहां पर किस लाइन में हमारा ये अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। दूसरी चीज क्या है, कई बार अनसीन पैसेज में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होता है, वो आपसे पैसेज का क्या पूछता है कि पैसेज का समरी क्या है, वो टॉपिक जो है लाइन। और दूसरी चीज आप लोग ये बहुत अच्छा है कि आप लोग क्या देता है कि अनसीन पैसेज में लिखा है तो पैराग्राफ 2, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये पैराग्राफ 2 का है, तो उस पैराग्राफ 2 को आप लोग अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको उसकी समरी लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट चीज, अनसीन पैसेज हो गया ग्रामर में आप लोग क्या करते, पढ़ते नहीं है, सेंटेंस को पढ़ते नहीं है कि पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ते नहीं है, और जो मन में आया लिख देते, वो मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक और मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताऊं, टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइम मैनेजमेंट विशेष ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट यदि आपका नहीं होगा 10th में, आप कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने क्लास 10 में कई बार आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बताया कि कैसे हमको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी पावर को इंक्रीज की, क्योंकि क्या होगा आपके अनसीन पैसेज में नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इस पैसेज में इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और नीचे मीनिंग आपको लिखी रहती है। तो थोड़ा सा अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। ग्रामर पार्ट पे आपको क्या करना है, ग्रामर में रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में कैसा कन्वर्सन होगा, पास्ट टेंस में क्या कन्वर्सन होगा, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, एरर करेक्शन। आपके एग्जाम में एरर करेक्शन के 2 क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है, ये ध्यान रखना। एरर करेक्शन के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, जो आपका होगा। इस पे एरर करेक्शन पे ध्यान दीजिए कि आपका सेंटेंस किस टेंस में लिखा और हमको वो सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, आप लोग को एक चीज और है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते। एग्जाम में लिखा है तो सॉल्व एनी टू वन ऑफ द टू, आप लोग क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और दोनों के दोनों उतार दिए, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपका टाइम वेस्ट है ना। उसमें क्या होगा, आपका 2 कर दिए, बाकी 2 छूट गए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। मेन थिंग क्या है, मेनी स्टूडेंट डू नॉट रीड द क्वेश्चन पेपर क्या दिया है उन्होंने लिखना चालू कर दिया, तो ये चीज नहीं करना है। और जैसे सर ने बोला आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने। कई बच्चों को मैं देखा हूं क्या करते, जगह छोड़ दिया और दूसरा क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया, और वो जगह क्या है, वो जगह छूट गई, इसका उस पर कुछ लिखा नहीं। तो क्या वो भी क्या होता है, जो एग्जामिनर्स का इंप्रेशन खराब होता है कि ये खाली छोड़ा तो आगे भी कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। फिर उसका चेक करने में उसका मन जो है भटक जाता है। नेक्स्ट चीज, मैंने देखा कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में काटने के समय क्या करते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट यानी गोदा गादी का। बिल्कुल नहीं बेटा, ये क्या है, इससे एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब होगा और उसको क्या होगा,
आपका इंप्रेशन का उसको मार्क्स अगर देना हो तो क्या करेगा, फिर वो ध्यान से चेक कॉपी वो क्या करेगा, बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेगा, क्योंकि आपने कॉपी को पहले ही गंदा कर दिया है। तो कभी भी अगर आपका कोई भी गड़बड़ी तो आप सिंगल लाइन से उसको काट के अलग कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि कॉपी काटना ना पड़े, ठीक है, पढ़ के और ध्यान पूर्वक लिखिए, ठीक है, जिससे क्या होगा और इससे आपका और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आप सबसे पहले अपना वोकैबुलरी, ग्रामर और अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़िए, और एनसीईआरटी बुक जो है इंग्लिश की, आपकी 2 बुक जो है, इन बुक्स को क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए। 2 पैसेज जो आपके आते हैं वो आपके बुक से ही आते हैं, ठीक है, जो 5 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं लास्ट में, वो आपके बुक्स के ही रहते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो उस पर आप पढ़िए लेसन को, उसके बीच से ही आते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग सब बहुत अच्छा करें, सबको 100 आउट ऑफ 100 मिले। ओके, बहुत अच्छा। आपका हेलो, आपका कोई सर हमको हिंदी और हिंदी में ग्रामर बनाना हिंदी ग्रामर हमारे बीच एक्सपर्ट करते हैं, उनको मैडम है। देखिए बच्चों, हिंदी में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए वर्तनी पर ध्यान देना होगा। कहाँ कमा लगाना है, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ नुक्ता लगाना है, ये सब पर ध्यान देना होगा। अगर ये सब अच्छा से लिखोगी तो नंबर अच्छा आएगा। इसके बाद दूसरी बात ये है कि आप लोग, जैसे हम समास पढ़ाए हैं, पदबंध पढ़ाए हैं, मुहावरे पढ़ाए हैं, तो आप लोग समास, जब भी हम समास पढ़ाए हैं 3-4 बार पढ़ाए हैं, फिर भी आप लोग समास क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं। कौन द्विगु समास है, कौन द्वंद्व समास है, दोनों को आप लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो फिर से आप लोग एक बार समास पढ़िए, ठीक है। समास आप लोग को समास आएगा, पदबंध आएगा, मुहावरे आएगा और एक वाक्य रूपांतरण आएगा। ये 4 आएगा व्यवहारिक व्याकरण में, ठीक। तो उसको हम पढ़ा चुके हैं 3-3 बार। जगह बहुत बच्चे अच्छा से अच्छा अंक लाए हैं इस बार, और हम सोचते हैं कि सारे बच्चे मेरे अच्छा से अच्छा अंक लाए। बस ये व्यवहारिक व्याकरण में चारों को बहुत अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक। और दूसरी बात है कि आप लोगों को तो पत्र आता है, तो आत्मा करके आता है, 2 मतलब ये लिखिए चाहे वो लिखिए, तो तुम लोग को जो सबसे अच्छा लगे वही लिखो। वे अनुच्छेद आता है, उसमें भी 3 करके आता है, जिसमें तुम लोग को लगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ये आ रहा है, तो उसको ही लिखो। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। जो तुमको लगे कि हमको बहुत इस पर मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं, वही लिखो, ठीक। और लघु कथा भी, फिर एक ईमेल भी आता है, ईमेल आता है, या तो लघु कथा लिखो या तो ईमेल लिखो। अगर तुमको लघु कथा आता है तो लघु कथा लिखो, और नहीं आ रहा है तो ईमेल कैसे होता है, जैसा आवेदन पत्र लिखे हो उसी के जैसा होता है, केवल ईमेल दोनों का लिख देना आता है। तुम लोग पता है। तो तुम लोग क्या करना कि जो तुम लोग को आ रहा है अनुच्छेद बहुत अच्छा से वही लिखना, ठीक। और जो पत्र आ रहा है वही लिखना। और सबसे जरूरी है वर्तनी पर ध्यान देना। जानते हो, तुम लोग किताब तो पढ़ लेते हो, पूरा किताब रट जाते हो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि हर्षई, दीर्घई, कमा, हलंत, ये सब गलत हो जाता है। जैसे परीक्षा और परीक्षा, तुम लोग परीक्षा मतलब जानो, जो तुम लोग परीक्षा छोटी की मात्रा से लिखो, वो परीक्षा मतलब परीक्षा इम्तिहान नहीं हुआ, उसका मतलब कीचड़ हो गया, तो एग्जामिनर काट देगा नंबर तुम्हारा, है ना। अब सीता ही सीता है, तो एक सीता में तो चीनी होता है, जनक की पुत्री होती है, लेकिन तुम लोग उलट पुलट कर लिख देते हो, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो वो तो सोचेगा कि ये तो गलत लिखा है, तो सीता छोटी मात्रा का सीता लिखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, चीनी हो गया। क्या हो गया, चीनी हो गया, तो ये कट गया नंबर। तो उसी तरह ध्यान देना है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक ना। और जो तुम लोग लिखते हो एकदम रोचक लिखो, कि एग्जामिनर देखे कि अरे कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना अच्छा, प्रभावशाली लिखो, सुस्पष्ट लिखो, तब तुम लोग का नंबर मिलेगा। और तुम लोग को ये मालूम है कि स्पर्श में 3 क्वेश्चन आता है, उसमें 2 का जवाब देना रहता है। तो तीनों में से देखो कि 2 हमको कि कौन 2 क्वेश्चन मतलब जो बहुत अच्छा आ रहा है उसी को लिखना है, ठीक ना। और संचयन में आएगा 2 क्वेश्चन रहेगा या 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 का जवाब देना रहता है, 3 नंबर का। खूब पढ़ जाओ और पढ़कर खाली वर्तनी पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा। तो हिंदी का अब प्रिया, आपका क्या? सर वो कोई क्वेश्चन जो मैथ्स में होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, मतलब बहुत बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। और कोई कैलकुलेशन इतना लेंथी हो जाता है कि उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, उसका क्या सोल्यूशन? थैंक यू बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मैथ्स के लिए पहला तो आप लोग फार्मूला आप लोग को याद रखिए, चाहे वो वॉल्यूम सरफेस एरिया का हो, चाहे आपको ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का हो। सेकेंड है इम्पोर्टेंट जो है
वो मीन मीडियन मोड में आजकल आ रहा है, जो उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखें। थोड़ा सा मैं मिस्टेक में पूरा का पूरा कर जाएगा। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बनाना नहीं है, कहाँ पास मिस्टेक आपको हो रहा है उसको ओमिट करना है। और जहां तक प्रिया मुझसे पूछी, कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। लेंदी आप लोग क्यों करते हैं? इसका कारण है कि जो भी आप बनाते हैं उसको पहले आप देख लीजिए कि क्या कहना चाहता है। आप लोग समझ नहीं पाते, क्वेश्चन देखते हैं उतारना है, आप उसको पढ़िए। पढ़ाई के अंदर ही में आपको जब पढ़िएगा क्वेश्चन तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, समझे। साथ साथ जैसे आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चे अच्छे खासे फंस जाते हैं। क्यों? हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेकिन उसका तरीका सिंपल सा तरीका है कि जो साइड में सबसे ज्यादा तुम्हारा एक्सटेंडेड है उसको तुम लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में। सेकेंड तुम्हारा क्या है कि टैन में हो, कॉट में हो, उसको हमेशा साइन कॉस में चेंज कर दो। और जो बनाते समय जिस साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए तो राइट हैंड साइड को क्या कह रहा है हमको वो जानना चाहिए उस तरफ। तो लेंदी अपने आप से बनाते हो, तुम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को उठा लो, कोई भी एग्जाम में 80% तुम्हारा समझ उसी क्वेश्चन में आता है। ये तुम्हारा सोच है कि कहाँ से, उसका तो थोड़ा बना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। और इम्पोर्टेंट जो है, जो भी बच्चे हैं हम यही कहेंगे कि कभी भी आपको एग्जाम में सबसे पहले ज्यादा मार्क्स बनाइए। अब आप लोग के पास 2-3 साल से आ गया है केस बेस्ड स्टडी भी, 12 नंबर का 4-4 का 3 आता है। केस बेस्ड स्टडी कोई बाहर नहीं है, वो एपी का या क्वालिटी की क्वेश्चन का ही दिया है। वो बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर हर एक में आ रहा है, 12 नंबर तो आना आसान है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग जब भी बनाइए तो कंप्लीट बनाइए, क्योंकि कंप्लीट में ही नंबर मिलेगा, नहीं तो स्टेप वाइज में आपको नंबर एक आध नंबर दे। सपोज 5 नंबर का बनाते हैं तो 5 नंबर आपको 1 या 2 नंबर देगा यदि आप एक दो स्टेप में आगे बढ़ जाता है। स्टेप सही होना चाहिए, आंसर बाद में गलत हो जाए वो सीबीएसई मानती है, उसमें नंबर दिया था, लेकिन आपका स्टेप ही गलत है और बाद में आंसर सही है तो सीबीएसई उसको नहीं मानती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले अच्छा से पढ़िएगा। सेकेंड है, हम आपको बताते हैं तरीका कि फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे वो वॉल्यूम सरफेस एरिया का हो, चाहे ट्रायंगल्स का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे आपको क्या कहता है मीन मीडियन मोड का हो, ये सब कर लीजिएगा। 30% to 40% नंबर आपको इसी में से आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन पूछना है? और मैथ में कुछ आपको प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट है, पूछ सकते हैं आप लोग। सर वॉल्यूम सरफेस एरिया में जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो उसका जो होता है मतलब कैलकुलेशन वो बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाता है। वॉल्यूम सरफेस एरिया में ही ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे। देखिए, पहला तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में आप ध्यान दीजिएगा कि पाई का वैल्यू आप अपने मन से मत ले लीजिएगा। कहीं पर 3.14 दिया है तो वो उससे बनाइएगा, यानी कि 22/7। सेकेंड क्या है कि आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया में 22/7 हो ना, बाद में आप कैलकुलेट कीजिए। आप शुरू में ही रेडियस हाइट आप लोग कैलकुलेट कीजिए, इनटू मल्टीप्लाई पाई कीजिए। आप लोग क्या कर देते हैं, क्यों हम कॉपी चेक करने के बाद महसूस हुआ कि आप शुरू में आप देते हैं 22/7, अब मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो गया, जो टोटल कैलकुलेट हुआ उसके बाद अंत में जो आएगा उसको 22/7 से गुना कर दीजिए या 3.14 से। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में दिया जाएगा 3.14 पाई का वैल्यू, तो उसी वैल्यू से बनाइएगा तब आपको आंसर आएगा, तभी आपको एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, नहीं तो नहीं नंबर देंगे, अपने मन से बात। सेकेंड क्या है, कैलकुलेशन आप लोग अपनी कारण से करवाते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन होता है ना, वो कभी भी सीबीएसई जो क्वेश्चन सेट है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं। और आप लोग एनसीईआरटी का बुक को पूरी तरह से स्टडी नहीं किए हैं, सारे 10 बुक पढ़े हैं। आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़िएगा, उसका हर एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में, या मैक्सिमम 5 या 10 है, लेकिन हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 30-40 क्वेश्चन के बराबर है। हर एक क्वेश्चन में एक 2 स्टेप तुम्हारा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल 10 बुक रहेगा, लेकिन आप मेन बेसिक जो है एनसीईआरटी आप लोग छोड़ एनसीईआरटी को पढ़े, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, आपको एनसीईआरटी से ही आएगा। यही नहीं, आपको 10th के बाद आईआईटी का भी है, जो अच्छा से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एनसीईआरटी से पढ़ा है, उसका 50 to 60% तैयारी हो गया। एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिएगा। जो जो टॉपिक है, जो रिलेटेड है, उसको आप लोग को हम भेज चुके हैं, बता चुके हैं। समझे? मीन में भी आपको बता दिया है कि मीन में आपको डायरेक्ट मेथड
और साथ साथ एज्यूम्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन नहीं है, स्टेप डेविएशन हट गया है। साथ साथ वॉल्यूम सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म आप हट गया है, कंस्ट्रक्शन तो पूरा कंप्लीट है नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। समय कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर लाने का तरीका है कि जो जो टॉपिक है जहाँ जहाँ पास फंस रहा है उसको 3 बार 4 बार बनाइए, क्योंकि वही आपको एग्जाम में भी दिक्कत देगा। जो जानते हैं कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम बना लेंगे, उसको थोड़ा सा उसके समय को आप अपने रूटीन के मुताबिक पढ़िए। हम तो यही सजेशन आप लोग हमेशा हो गए, पर डे पढ़िए, मैथ ही पढ़िए, पर डे साइंस पढ़िए, पर डे इंग्लिश ही पढ़िए, लेकिन सारे एक ही नहीं कि दिन में मैं, क्योंकि 80 आप कितना पढ़िएगा, 10 घंटा का 20 घंटा पढ़े, आपको 80 से 85 नंबर नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट को ध्यान देते रहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा। चलिए हमारे बीच से बंटी सर है। बंटी सर, बायो से संबंधित किसी का अगर प्रॉब्लम है तो बंटी सर, बायो कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी में जब भी हम लोग हेरिडिटी का क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब उसका क्रॉस सेक्शन करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ से रिलेट करके उसको क्वेश्चन दे देता है, तो समझ में आता नहीं। देखिए बायोलॉजी में ही पहले मैं क्लियर कर दूं, बैठिए सिट डाउन। ओके, तो ये आपका जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर तो एक हो गया आपका, ठीक है, लेकिन इसमें हर एक चैप्टर में आप देखोगे सबसे पहला चीज़ है हमें मेंडल, आपने जो टॉपिक बोला उसमें एक और टॉपिक है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। सो वी नीड टू नो अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हमें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से उन्होंने यूज किया था पी को, ओके, पी प्लांट को, वो हमें समझना पड़ेगा। तो मैं उसको पहले बताऊंगा एट द एंड। पहले मैं क्लियर कर दूं बायो क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो बायो में आप नोटिस करोगे ज्यादातर चीजें जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड है। ओके, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा ये करना होगा। यहां तक कि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो 2D के साथ साथ 3D डायग्राम भी है हमारे पास, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। और ये केवल कॉमन चीजें नहीं है, क्योंकि जब आप IIT और JEE मेंस का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आप देखोगे तो बायोलॉजी में जो होंगे वो ज्यादातर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आपको समझना होगा, लेवल करना होगा। और ये चीज, अब आते हैं आपके टॉपिक पे। आपका जो टॉपिक है उसमें, ठीक है ना, तो ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को आपको स्टडी करना होगा प्रॉपर्ली। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को पहले आप स्टडी करो अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्टडी करना, उनमें कितने पी प्लांट्स को लिए गए हैं और उसमें जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो किया गया है उसको भी स्टडी करना होगा, ठीक है ना। तो जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उसको आप मतलब उसको आप थोड़ा सा टाइम दो, और उसमें भी आप देखोगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कुछ एक्टिविटीज हो गए, उन एक्टिविटी को आप स्टडी करो, ठीक है ना। अगर आप एक्टिविटी को स्टडी करते हो, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिविटी होते हैं वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उस क्वेश्चन को आप केवल थ्योरेटिकली देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको आपको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा और उस एक्टिविटी को भी आपको परफॉर्म करना होगा, देन यू कैन कंक्लूड योर ऑल सॉल्यूशंस। ओके, थैंक्स अ लॉट। और किसी का साइंस में कोई बायो क्वेश्चन में कोई एनीबॉडी एल्स? नाउ